नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का उत्तराखंड दौरा। देहरादून एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम धामी ने किया स्वागत। निजी संस्था के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड में जमीन विवादों का जल्द ही होगा निपटारा। 1 महीने तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। प्रत्येक सप्ताह अभियान की करेंगे समीक्षा। रामनगर कोतवाली पुलिस ने किया समीर हत्याकांड का खुलासा। मुख्य आरोपी सहित 2 गिरफ्तार। पत्थर से कुचलकर की थी हत्या। देहरादून विजिलेंस की ट्रैप कार्रवाई। हरिद्वार जिला पूर्ति अधिकारी और सहायक को रंगे हाथों दबोचा। राशन डीलर से 50,000 रुपए रिश्वत लेते धरा। और उत्तरकाशी में नदी चमोली में झरने जमे। 2 जिलों में ठंड की चेतावनी। पहाड़ों में बारिश बर्फबारी की संभावना। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज शनिवार सुबह विशेष विमान से दिल्ली से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। देहरादून एयरपोर्ट पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों की ओर से गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति एयरपोर्ट से सड़क के रास्ते देहरादून रवाना हुए हैं। गैरसैंण के आदि बद्री में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 104 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रही हैं। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और बची हुई पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वारा। इसके माध्यम से जो हमारे गांव के लोग हैं वो आगे विभागों में नहीं जा पाते, तो इन कैंपों के माध्यम से वो अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसका लाभ भी उनको दिया जा रहा है। सभी अधिकारीगण इसमें उपस्थित रहते हैं और जिस विभाग की भी समस्या रहती है उसमें अधिकारीगणों के द्वारा उन विभागों को आदेश दिया जाता है। तो सर मेरा लगभग यहाँ पे जो शिविर लगा था बहुत अच्छा लगा था और बहुत मतलब लोगों की बहुत सारी समस्याएं हल हो रही। और ऐसा शिविर हमें लगता है कि इन दूर दराज क्षेत्रों में लगना चाहिए ताकि लोगों की कई समस्याएं होती वो सभी समस्या का समाधान हो। जैसे यहाँ पे जो सर लोग जितने भी विभागों से आ रखे हैं, चाहे समाज कल्याण ले लो या अन्य विभाग, कुछ सभी विभागों से आ रखे हैं लोग, और लोग जनता की समस्याओं को भली भांति से समाधान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से लिखा और दूसरी जगह भेज रहे हैं। आईआईटी रुड़की में आयोजित आपदा जोखिम लचीलापन और शमन कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाने की वजह से डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आए। आईआईटी रुड़की के 173 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। संस्थान के वैज्ञानिकों और शोधकार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में भूकंप और भूस्खलन जैसी आपदाओं से सुरक्षित इमारतों और सड़कों के निर्माण पर चर्चा भी हुई है।
देहरादून में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में डीएम सविन बंसल ने सभी विभागों को सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने को कहा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को सुबह 9:30 बजे सभी शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाएगा, जबकि मुख्य कार्यक्रम परेड ग्राउंड में किया जाएगा, जहां राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसके लिए सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं जिलाधिकारी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों की झांकी के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी सम्मान किया जाएगा। हमारा मुख्य राष्ट्रीय दिवस है और जिसको लेकर हमारा शासन माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर रहते हैं। उसके दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं हमारी कल्चरल प्रोग्राम्स, झांकियां, पुरस्कार वितरण और परेड, इन सब पर विस्तृत विमर्श किया गया है और तदनुसार हमारे सीनियर अधिकारियों की ड्यूटीज और उनके मैंडेट क्लियर रूप से नोटिफाई कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान प्रदेश भर में बड़ी सफलता हासिल करता हुआ नजर आ रहा। अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में 363 शिविरों का आयोजन किया जा चुका, जिनके माध्यम से करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। इस अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश निर्माण के बाद ये पहली बार देखने को मिल रहा कि सरकार खुद जनता के द्वार तक पहुंच रही है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक और जनहितकारी पहल बताया और कहा कि इससे आम लोगों को योजनाओं का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर सरकार जनता के द्वार तक जाती है, पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक उसकी योजनाएं पहुंचाने का काम करती है, उसकी योजनाओं की जानकारी देने का काम करती है, तो जनहित की राजनीति में भविष्य में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यह कदम मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और जनता इसे पसंद भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता द्वारा चुनी हुई, जनता के भरोसे की सरकार, जनता के द्वार हमेशा से ही इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी और प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का निरंतर प्रयास जारी रहेगा। प्रदेश में जमीन विवादों का निपटारा करने के लिए 1 महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों का जल्द ही और प्रभावी समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह इस अभियान की समीक्षा करेंगे। वहीं भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जमीन का मामला सीधा लोगों से जुड़ा हुआ और सरकारी तंत्र की ओर से 1 महीने का समय दिया गया। अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें समय को और आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, सरकारी तंत्र के आधार पर अभी 1 महीने का समय दिया गया है। हमेशा समय इसलिए दिया जाता है कि तत्काल कार्रवाई को गति पकड़े। आवश्यकता होगी तो समय बढ़ाएंगे। रामनगर के गूलर घट्टी में हुई युवक की हत्या की गुत्थी का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने मामले का खुलासा किया और बताया कि समीर उर्फ लक्की की हत्या उसी के बचपन के दोस्त ने की है। दोनों के बीच स्मैक के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान उसके दोस्त ने ईंट से सिर पर समीर के ऊपर कई वार किए और उसे मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद पुछड़ी निवासी आशीष को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिनांक 15 जनवरी को सूचना मिली हमें कि एक व्यक्ति का शव जो है गुलरघटी क्षेत्र में पाया गया है। उसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस को मौके पर रवाना किया गया और वहां पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया वो जो शव था वो शिनाख्त करने का प्रयास किया, क्योंकि जो घटना थी काफी विभत्स थी और उसमें खून से लथपथ जो है शव वहां हमें मिला था। तो गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसमें हमने 4 टीमों का गठन किया और उन्हें एक्टिवेट किया और इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य प्रोफेशनल तरीके से पुलिस टीम के द्वारा किया गया और इसमें चंद ही घंटों में जो है मुख्य आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है और उसके साथ में एक और सह आरोपी है जिनका फिलहाल अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इतना रोल आ रहा है कि वो घटना में जब इन दोनों का झगड़ा हुआ आरोपी का और जिनको जो मृतक है इनका,
तो झगड़े की सूचना इन्होंने किसी को नहीं दी और वो झगड़ा अंततः जो है जानलेवा साबित हुआ। तो उसी धारा में इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई इसमें कर रहे हैं, विधिक कार्रवाई। और ये पूरी टीम के जो प्रोफेशनल वर्क है, इसके प्रोत्साहन के लिए एसएसपी महोदय द्वारा 1500 रुपए के नगद इनाम की घोषणा की गई। श्री गंगा सभा 1916 की म्यूनिसिपल बायलॉज का सख्ती से पालन कराने को लेकर गंभीर नजर आ रही है। बायलॉज के अनुसार हर की पैड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं का पूर्णतः प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। इसी के तहत क्षेत्र में बोर्ड लगाए गए हैं जिन पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को निषेध किया गया है। उद्देश्य ये है कि हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हर की पौड़ी की धार्मिक मर्यादा बनी रहे। हाल ही में श्री गंगा सभा अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि प्रशासन से प्रतिबंध लागू कराने की मांग की गई थी, जिसका संत समाज ने समर्थन किया है। अरबी शेख के भेष में 2 यूट्यूबर युवकों के प्रवेश से हड़कंप मचा था। पुलिस ने कार्रवाई कर युवकों से माफी मंगवाई है। बोर्ड लगाने का उद्देश्य यही है कि सभी को यहाँ के नियमों की, यहाँ की मर्यादाओं की जानकारी रहे और जो बायलॉज की जो हम कड़ाई से पालन कराने की जो चर्चा, जो मांग हम सरकार से कर रहे हैं, ये बोर्ड पूर्व में भी इसी प्रकार लगे हुए थे, लेकिन कुछ क्षतिग्रस्त हो गए थे, कुछ खराब हो गए थे। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म के इस पवित्र स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आने के क्या नियम है और किन लोगों को, किस धर्म से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर प्रवेश करना चाहिए। जिन लोगों का हमारे धर्म से, हमारे विचारों से, हमारी संस्कृति से कोई नाता नहीं है, ऐसे लोगों के हमारे पूजा पाठ, क्रियाकलाप इत्यादि में कोई भी एंट्री नहीं है। इसलिए ये बोर्ड अब जितने भी हर की पौड़ी या आसपास आने वाले क्षेत्र हैं या अन्य क्षेत्र हैं, वहां पर लग चुके हैं। रामनगर नगर पालिका क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। करीब 20 वर्षों से साप्ताहिक अवकाश की मांग कर रहे सफाई कर्मियों को आखिरकार राहत मिल गई है। नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सप्ताह में 1 दिन साप्ताहिक अवकाश देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इस निर्णय से वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। समाज के प्रतिनिधियों ने इसे मुख्यमंत्री के शासनादेश का परिणाम बताया है। नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम के द्वारा प्रस्ताव रखा गया, जिसे बोर्ड ने मंजूरी दी। निर्णय के बाद कर्मचारियों ने मिठाइयां बांटी और अधिकारियों का स्वागत किया है। देखिए, ऐसा था जब से हमारे क्षेत्र में नगर पालिका बनी थी, तब से हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र थे जो गैर सरकारी थे, चाहे वो समिति के हो, चाहे आउटसोर्स हो और चाहे वो संविदा के पर हो, उनको साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल पाता था। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अभी शासनादेश जारी किया गया था कि जितने भी हमारे आउटसोर्स या समिति के अपने कर्मचारी हैं, सबको साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाए, श्रम कानूनों के तहत भी। तो इसी क्रम में हम लोग पिछले 6 माह से प्रयास कर रहे थे, जो कि इस बार बोर्ड मीटिंग में रख के हमारे क्षेत्र के यशस्वी चेयरमैन अकरम जी ने उसको प्रस्तावित करा और सारे बोर्ड के जितने भी सदस्य सब ने उसको प्रस्तावित कर आज उन्होंने उसको लागू करने का काम करा है। जी, नगर पालिका परिषद रामनगर के अंतर्गत जितने भी हमारे मोहल्ला स्वच्छता समिति में जितने हमारे कार्मिक हैं, लगभग 55 हमारे कार्मिक हैं, उनके लिए पालिका बोर्ड से जो प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें उनको एक साप्ताहिक अवकाश अनुमन्य किया गया है। तो वह इस प्रकार से है कि इनको प्रत्येक सप्ताह जो हमारे सफाई सुपरवाइजर हैं, वो अपनी सुविधा और दिनांक के हिसाब से इनको एक हफ्ते में छुट्टी देंगे, यानी कि साप्ताहिक 1 करके महीने में 4 छुट्टियाँ इनके लिए अनुमन्य की गई हैं। यातायात के दबाव को कम करने और आमजन की आवाजाही को सुगम बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार लगातार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही। इसी कड़ी में विकासनगर के ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले बल्लूपुर पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 1650 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस 44 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 80% कार्य पूरा भी हो चुका। खास बात यह है कि इसमें से 25 किलोमीटर मार्ग को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें वन क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी का विशेष ध्यान रखा गया है। हाईवे का किलोमीटर 4 से लेके 32 किलोमीटर तक का सेक्शन
पूरा हो चुका है। कुल्हाल से लेके झाझरा चौक तक का उसी पे टोल चालू करा गया है। और झाझरा चौक से आगे बल्लूपुर का जो सेक्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा डी नोटिफाई कर दिया है, वो नेशनल हाईवे नहीं है, उस पर कोई भी टोल कलेक्ट नहीं किया जाएगा। टोल चालू होने के साथ साथ जो हमने जैसे आपको बताया कि जो फैसिलिटीज़ हैं ये रोड यूजर्स को, उसका प्रोविजन भी शुरू कर दिया गया है। एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग व्हीकल अभी आपने देखे भी थे हाईवे में प्रोवाइड करे गए हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे देहरादून से खबर, जहां पर 15 जनवरी से परिवहन विभाग की ओर से सार्वजनिक वाहन विक्रम का सत्यापन अभियान शुरू हुआ है, जो कि राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा। इस दौरान देहरादून के कुल लगभग 516 विक्रमों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें सभी विक्रम चालक अपने डॉक्यूमेंट्स और वाहन के फिटनेस का सत्यापन करवा रहे हैं। इसके बाद उन्हें विशेष अनुक्रमांक यानी कि एनरोलमेंट नंबर भी दिया जा रहा। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने कहा कि इस अभियान में हमारी टेक्निकल टीमें मौजूद रहेंगी, जो कि विक्रमों का सत्यापन करेंगी। इसमें विक्रम का सत्यापन जो है आज हमारा रेंजर्स ग्राउंड में स्टार्ट हो चुका है और लगभग ये 514 विक्रम जो हैं हमारे शहर में संचालित हो रहे हैं। इन सभी का वेरिफिकेशन होना है। इसमें हमारी जो टेक्निकल टीम है, हमारे जो ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर हैं, हमारे ARTO एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशन में ये पूरा वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है। और इसमें पुलिस की टीम भी है जो ड्राइवर्स या ओनर्स का पुलिस वेरिफिकेशन भी करेंगे, जो उनकी पहचान ऐप है। और उसके बाद हमारी टीम जब फिजिकल वेरीफाई कर लेगी जो व्हीकल का है, उसकी टेक्निकल कंडीशन देखते हुए उसकी हालत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, अगर हालत ख़राब होगी गाड़ी की तो उसको समय दे के वापस भेजा जाएगा कि आप इसको ठीक करवा के लाएं। उसके बाद इनको हम एक आई कार्ड इशू करेंगे जिसमें पुलिस और हमारे यहाँ से ऑफिसर के साइन होंगे और ये 10 दिन चलेगा। और पुलिस वेरिफिकेशन से, क्योंकि विक्रम वालों ने भी हमारे से एक रिक्वेस्ट किया था कि कुछ ड्राइवर्स इनके ऐसे हैं जो वेरीफाइड नहीं होते हैं कई बार, तो दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है इसमें, हमारे जो टीम वहाँ पर इंस्पेक्शन कर रही है, वेरीफाई कर रही है, वो ड्राइवर्स को एजुकेट भी कर रहे हैं। उत्तराखंड की आस्था और पहचान का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाने वाली चारधाम यात्रा 2026 को लेकर प्रशासन ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा के कपाट खुलने की तिथियों का औपचारिक ऐलान भले ही अभी तक नहीं हो पाया हो, लेकिन सरकार और प्रशासन की किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में अब सरकार नहीं दिखाई दे रही। इसी क्रम में ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में चारधाम यात्रा 2026 को लेकर पहली उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता गढ़वाल के आयुक्त विनय शंकर पांडे और IG गढ़वाल राजीव स्वरूप ने की है। इस अहम बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। हम लोगों ने आज ये पहली बैठक, जो हमारा सीजन समाप्त हुआ है उसके बाद पहली बैठक आज की गई है, जिसमें सभी यात्रा रूट के आने वाले लगभग पूरा गढ़वाल मंडल आप मान सकते हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे PWD हो, BRO हो, NH हो, पेयजल हो, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स के भी अधिकारी थे। हम लोगों ने पहले लास्ट ईयर की जो यात्रा हुई उसके एक्सपीरियंसेस सबसे सुने, क्या कमियां अगर रह गई हैं हमसे तो उसको भी सब नोट किया गया और ये यात्रा और बेहतर ढंग से कितनी हो सकती है सबके सुझाव लिए गए। चूंकि अभी हमारे धामों के खुलने की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी तैयारियां पहले से होनी शुरू हो जाएं, ताकि जैसे ही इनकी तिथियां घोषित हों तो हमारा पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन ओपन करना, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन चलते हैं। तो हम अपना रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ करेंगे
उसके पहले हमारे सारे सड़कों की स्थिति बहुत ही ठीक हो जानी चाहिए। हमारे एसएसपीज को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी यात्रा मार्ग में जो नए जो सीजनल जो चौकियां हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से और चार धाम की दृष्टि से जो चौकियां जो हैं, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको देख लें, क्योंकि अभी ये शुरुआती अभी मीटिंग है, तो सबको ये बता दिया गया कि जो जो डिमांड्स हैं फोर्स की और उसकी डिमांड्स जो है वो रेंज लेवल को भेज दिया जाए। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत अल्मोड़ा जनपद की जागेश्वर विधानसभा के धौलादेवी विकास खंड अंतर्गत न्याय पंचायत दनिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय दनिया गोली के रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, बाल विकास, पेयजल, कृषि सहित विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गईं और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। लोहाघाट में असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों और अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर वीर कालू सिंह चौराहे से एसडीएम कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली है। असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष गंगादत्त चौबे के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व सैनिकों ने समान काम के लिए समान वेतन, दोहरा नियंत्रण समाप्त करने और भेदभाव खत्म करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि असम राइफल्स को भारतीय सेना का हिस्सा बताते हुए जब तक मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जो थर्ड पे कमीशन था, तब तक हम लोग आर्मी के अनुसार हमारी पे, तनख्वाह, पेंशन वगैरह सारी सुविधाएं मिलती थी। जैसे रैंक है 74 पे कमीशन के बाद इन लोगों ने धीरे हमारी वर्दी चेंज कर दी, उसके बाद रैंक छोड़ दिया, काफ़ी करके अभी काफ़ी सीपीओ मतलब ले जाना चाहते हैं। सीपीओ का मतलब सेंट्रल पुलिस और नेशनल, लेकिन हम लोग तो आर्मी के अंदर ड्यूटी करते हैं। आर्मी के अफसर आते हैं काम लेने के लिए, लेकिन तनख्वाह मिलती है हमको होम मिनिस्ट्री से। हम लोग दो कमान के बीच में फंसे हुए हैं। हमको नंबर 1 तो एक कमान मिलना चाहिए। समान वर्ग समान वेतन सबसे पहला है हमारा। अगर आर्मी के समान हम काम कर रहे हैं, हमारा जो आर्मी के साथ काम कर रहे हैं वही हमें तो थर्ड पे कमीशन जो था हमारा वही हमको लागू होना चाहिए। आर्मी का काम कर रहे हैं तो आर्मी की तनख्वाह मिलनी चाहिए उनको। अब हमारे पास में आर्मी के अफसर पोस्टिंग आते हैं, उनका क्या है एमएसपी भी लेते हैं और डिप्टेशन अलाउंस भी लेते हैं। हम चाहते हैं अगर उस लोकेशन में, जिस लोकेशन में हम जॉब कर रहे हैं, उस लोकेशन में वो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।